हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 12 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। हम BSSC का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसी का हम सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, जिसमें हम आपको जीके जीएस का पूरा डिस्कशन देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अब हम जो एक्स्ट्रा वीडियो में फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला जो सेट है उसमें आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक B.R. डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजाई है, जो कि पुस्तक B.R. डिस्प्लेस्ड के लेखक है। मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए कौन है जो कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज दर है, जो कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, या RBI की मौद्रिक एवं शाखा नीति का उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय की में तृतीय क्षेत्र का अंश है। बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र में बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो व्यापार है, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन है, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बैंक है, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा बंदरगाह? का करेक्ट आंसर हो जाएगा योकोहामा बंदरगाह, जो कि रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह जापान के पूर्व मध्य होन्शु द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी था? बताइए कौन सा नेता थे जो कि नरमपंथी थे? और करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी है, जो कि नरमपंथी दल के नेता थे। वो भी बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? बताइए होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1916 ईस्वी में होम रूलिंग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुआ था? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो A.O. हुम ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बताइए कब मनाया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था। कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? बताइए कौन मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा है, जो कि मृत ज्वालामुखी है। यह कहाँ है? तो बर्मा में यह स्थित है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। अगला देख लेते हैं,
स्ट्रॉम्बेली कहाँ है? तो स्ट्रॉम्बेली है जो कि इटली में है। उसके बाद माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना भी इटली में ही ज्वालामुखी है। और उसके बाद माउंट फ्यूजिमिया कहाँ है? तो ये है जापान में स्थित ज्वालामुखी है। लेकिन ये तीनों ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट पोपो है जो कि मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? बताइए कौन कर सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद है जो कि 243 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? बताइए किसने जीता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य प्रोग्राम ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। विश्व खाद्य प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जो कि रोम है। इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर यह स्थित है। सतलुज नदी पर यह स्थित है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्य नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। बाकी सब जरूरी है। भारत का हुआ नागरिक हो, यह सही है। उसका उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, यह भी होना जरूरी है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सीमा के योग्य हो, यह भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। बताइए कितने महीना के लिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 महीना के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। और वित्तीय आपात का? तो वित्तीय आपात का अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 महीना के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्री परिषद है। बताइए मंत्री परिषद क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट के बिल्कुल समान है। कैबिनेट के बिल्कुल समान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पालघाट स्थित है। बताइए पालघाट कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर एवं पलक्कड़म के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। इसको कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों अधिवेशनों का बुलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने वाली संस्था है। बताइए कौन करता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? बताइए भूटान संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में भूटान संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
23 नंबर है राज्यों की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। तो मणिपुर की स्थापना कब हुआ था? तो मणिपुर की स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में। मिजोरम की स्थापना कब हुआ था? तो मिजोरम की स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? तो 2014 ईस्वी में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के राज्यों को प्राप्त है, बताइए क्या प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व इसको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, बताइए किस रूप में वर्णित करता है? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में इसको वर्णित करता है। यह वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद का अधिकतर सदस्य के लिए जाने जाते हैं, बताइए भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाने जाते हैं, बताइए किसके लिए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति भारत के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वो क्या होना चाहिए? तो वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दी गई है, बताइए कौन से संशोधन के अंतर्गत? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है। इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के का में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, बताइए किस प्रधानमंत्री थे? और करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। कब प्रस्तुत किया था? तो 1992 ईस्वी में इसका प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए कौन लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। कौन लिए थे? तो महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रारंभ हुई, बताइए भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रारंभ हुई? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी से प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, बताइए किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, बताइए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में है। कहाँ है? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, बताइए किसका मिश्रण है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईडो ग्रीक का। किसका है? ईडो ग्रीक का। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैबी खाड़ी
खंभात की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी है जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय से कितने गुणांक के अंतर में रहता है? बताइए कितना गुना के अंदर में रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों का निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? बताइए कौन से राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेनिश भाषा है जो कि डेनमार्क का, सही है। डच भाषा नीदरलैंड्स में बोला जाता है, सही है। मंदारनी भाषा जो कि चीन में बोला जाता है, सही है। लेकिन बहासा है जो कि थाईलैंड में नहीं बोला जाता है। बहासा भाषा है जो कि इंडोनेशिया में बोला जाता है। थाईलैंड में कौन सी भाषा बोला जाता है? थाईलैंड में थाई भाषा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? बताइए कहाँ है? तो लीमा पेरू में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहता है? बताइए कब रहता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहता है। न्यूनतम दूरी कब रहता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी रहता है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संसद द्वारा आपात प्रबंध अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में यह नियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है? बताइए कौन सी कथाओं को चित्रण करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक। जातक कौन से धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सालाबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? बताइए सालाबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर की गई थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर की गई थी। सालाबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1782। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? बताइए कब आजाद किया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में गोवा आजाद हुआ था। पूर्ण राज्य गोवा कब बना था? तो 1987 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? बताइए किस टीम ने जीता था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा था। ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से वेस्ट इंडीज ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बाकी जो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? बताइए कौन से ग्रंथ में कश्मीर का सबसे अधिक विवरण है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। कौन है? तो कलहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट से किनकी मृत्यु हो गई थी? बताइए किनका मृत्यु हो गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग निम्न में शामिल करता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको शामिल करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी को हल्दिया इलाहाबाद खंड को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी सबसे प्राचीन प्राणी है? बताइए कौन से सबसे प्राचीन प्राणी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया है जो कि सबसे प्राचीन प्राणी है। बैक्टीरिया की खोज कब हुआ था? तो 1683 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक कहाँ के थे? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ के संरक्षण होता है क्योंकि यह, बताइए क्या करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कशों में से पानी खींच लेता है और बैक्टीरिया को मार देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिकांश संभावना है कि, बताइए क्या संभावना है? तो उनकी पत्तियां छोटी होती है। मरुस्थल के पौधे की पत्तियां क्या होती है? तो छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? बताइए कौन कृत्रिम रेशा है? तो नायलॉन कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा क्यों है? क्योंकि नायलॉन एक पॉलीमर रेशा है और यह रासायनिक तरीका से बनाया जाता है। ऊन, तो ऊन है जो कि प्राकृतिक रेशा है जो कि जानवर से प्राप्त होता है। भेड़ होता है ना, भेड़ के जो बाल होता है उससे ऊन प्राप्त होता है। रुई, रुई किससे प्राप्त होता है? तो रुई पौधे से प्राप्त होता है। रुई का पेड़ होता है उससे हमें रुई प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम भी, रेशम के कीड़ा जो रहता है वो पौधा से धीरे धीरे हमको रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी न्यूनतम अभिक्रियाशील है? बताइए किसका अभिक्रिया न्यूनतम है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर का अभिक्रिया न्यूनतम है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम है। इसको केरोसिन को तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ज्योतिहीन बॉडी है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ग्रह है जो कि ज्योतिहीन बॉडी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? बताइए कौन है जो कि रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम बनाना जो कि भौतिक परिवर्तन है। अगर आप दूध को किसी गिलास में रख करके फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है, तो एक आइसक्रीम की तरह हो जाता है। अगर उसी दूध को आप फिर फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा तो फिर वह पूर्ण अवस्था में चल जाएगा। तो वही भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूध से अगर हम दही बना देते हैं तो फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं, यह रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से अगर हम घी बना देते हैं तब भी हम दूध फिर नहीं बना सकते हैं। दूध से मक्खन बना देंगे तो भी हम फिर दूध नहीं बना सकते हैं। इसीलिए 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम या भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? बताइए कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? बताइए किसको प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु है। कौन है? तो विषाणु है। विषाणु की खोज कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज हुआ था। किसने किया था? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यकृत पाचन तंत्र का है, पीत्त भी पाचन तंत्र का है, आंत भी पाचन तंत्र का है, लेकिन कॉर्निया है जो कि आंख का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम है जो कि अस्थि का मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि में जो कि 99% कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? बताइए कौन है जो कि कोलाइड नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल है जो कि कोलाइड नहीं है। क्लोरोफिल क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वर्ण पसंद के कारण बनता है? किसके कारण बनता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आकाशगंगा है, बताइए आकाशगंगा क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गैलेक्सी है। आकाशगंगा क्या है? तो एक गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इनमें से सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, बताइए किसका सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंगे जो कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बताइए कौन है जो कि अदिश राशि है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति है जो कि अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? बताइए किस रंग का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कांच एक प्रकार का क्या है? बताइए। तो अति शीतित द्रव कांच एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? बताइए किसका प्रयोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बॉर्डिन ने किया था जो कि अमेरिका का था। कब किया था? तो 1948 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह बिहार एसएससी का सेट नंबर 13 था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।